पेट सफा प्रेजेंट्स आज का मुद्दा। हर रोज आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है एक साल कई सवाल, नजीब एक तलाश। जी हां, आज का मुद्दा है एक मां और उसका गुमशुदा बेटा जिसे गायब हुए एक पूरे साल हो गए हैं, लेकिन कई रियासतों को खंगाल चुकी पुलिस से लेकर के सीबीआई तक उसका पता लगाने में नाकाम साबित हुई है। बात एक साल पहले गायब हुए जेएनयू के तालिबे इल्म नजीब की कर रहे हैं, जिसकी बेबस मां आज भी यही पूछ रही है कि आखिर कहां है मेरा बेटा नजीब। वो खुद से कहीं गया है या फिर उसके साथ कोई हादसा पेश आया। तमाम तर ताकत झोंकने के बावजूद मुल्क की पुलिस और सीबीआई उसका पता लगाने में नाकाम क्यों है? क्या हमारा सिस्टम वाकई इतना कमजोर है कि पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो एक शख्स को नहीं तलाश सकता? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। अभी तुम्हारे बगैर मर जाएंगी, अभी जी नहीं पाएंगे नजीब के बगैर। जी हां, दिल्ली की सड़कों पर पिछले एक साल से अपने लाल के लिए धक्के खा रही एक मां पूछ रही है, कोई लौटा दे मेरा लाल। लेकिन अफसोस, उसके सवाल का कोई जवाब देने वाला नहीं है। एक साल बाद भी मां पूछती है कि मेरा बेटा नजीब कहां है। एक खुसूसी रिपोर्ट आपको इस पर दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। मेरे बच्चे को गायब कर दिया। मैं बार बार दिल्ली पुलिस से यही पूछती हूँ, कहाँ मेरा नजीब? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। हाकिमों की दिल्ली में दर दर भटकती एक मां को एक साल हो गया। रात में दिन जैसी चमकने वाली दिल्ली की हर गली, हर कूचे से पूछा है उसने, कहां है मेरा लाल, कोई तो बता दे। लेकिन एक साल बाद भी नहीं मिला इस मां को इसका लाल। मैं बार बार दिल्ली पुलिस से यही पूछती हूँ, कहाँ मेरा नजीब? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। बिलखती एक मां की चीख सुनकर रोती है उदासी, रोता है इंतजार, रोते हैं आंसू, बुलाता है उसका हर सवाल, कोई ला दे मेरा लाल। वो ढूंढती है नजीब को ख्वाबों में, वो ढूंढती है नजीब को अखबारों में, वो ढूंढती है दरो दीवारों में, हर चेहरे में तलाशती है वो नजीब का चेहरा। जागती है माँ की बूढ़ी आंखें रात भर, उठ के बैठ जाती है वो दरवाजे की हर आहट पर, पुकारते हैं उसके ख्वाब व ख्याल, कोई ला दे मेरा लाल। वो जोड़ती है तस्वीरों के आगे हाथ कि निकाल दो बाहर तुम मेरे नजीब को, कि उसके बगैर नहीं है मेरी जिंदगी का कोई मकसद। मैं नहीं जी सकती अब और उसके बगैर, नजीब तुम ही तो हो मेरे बुढ़ापे का सहारा। मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। वो पूछती है मस्जिद के खुदा से, वो पूछती है मंदिर की दुआ से, वो पूछती है गुरुद्वारों की सदा से, वो पूछती है बादे सबा से कि बताओ कहाँ है मेरा नजीब। किसी से उम्मीद नहीं, कानून पे मुझे भरोसा है, कानून मुझे इंसाफ दिलाने में मदद करेगा। एक बेचैन माँ की हर धड़कन कहती है, कहते हैं हर आंसू के कतरे, बस एक बार दिखा दो मुझे मेरे नजीब का चेहरा, एक बार मैं लगा लूं उसे गले से, एक बार चूम लूं मैं उसे, बस एक बार मैं फेर लूं उसके चेहरे पर हाथ, फिर लौट जाऊंगी अपने बेटे को लेकर तुम्हारी दिल्ली से, कभी न वापस आने की कसम के साथ। पूछते हैं हुकूमत से रोते हुए आंसू कि कोई तो बताए कहाँ है नजीब। जमीन खा गई नजीब को या उड़ा ले गया आसमान। आखिर एक साल से क्या कर रही है सीबीआई, क्यों नहीं तलाश पाई नजीब को? आखिर क्यों नहीं मिल सका नजीब की गुमशुदगी का कोई सुराग? कौन बताएगा खुदाया तेरी दुनिया में आखिर कहाँ है मेरा नजीब?
हमें तुम्हारे बगैर मर जाएंगी, हम अभी जी नहीं पाएंगे नजीब के बगैर। भरोसा तो अब जो है हर किसी से टूटता चला जा रहा है। न्यायपालिका जो है जिसने इनके ऊपर फटकार लगाई अगस्त में सीबीआई को कि आपने जो दूसरा रिपोर्ट सबमिट की है वो पहली रिपोर्ट ही है, आपने जो है बंद लिफाफे में बिना तारीख बदल के आप वहां पर ये सुन किसकी रही है सरकार? और ये सब कुछ जो हो रहा है हम जानते हैं, सीबीआई है, पुलिस है, न्यायपालिका भी कुछ हद तक जो है स्वतंत्र है, पर सीबीआई और पुलिस पूरी तरीके से सरकार नियंत्रित कर रही है। देश के अंदर सबसे जिसके ऊपर ज्यादा भरोसा किया जाए ऐसे सीबीआई कुछ नहीं कर पाती है, तो उसमें दो ही बात आती है सामने, या तो सरकार कुछ करना नहीं चाहती या तो सीबीआई सरकार के इशारे पे चल रही है। देश की सबसे बड़ी काबिल पुलिस बनने का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस और सबसे काबिल एजेंसी होने का दावा करने वाली सीबीआई अगर पिछले 1 साल में नजीब का सुराग नहीं लगा पाई तो यकीनन सवाल उठना लाजमी है कि आखिर नजीब कहाँ है, क्योंकि लगातार ये सवाल पूछा जाता रहा, लेकिन ना ही पुलिस ना ही एजेंसी इस बात का जवाब दे ही पाई है। और 1 साल बीत गया है, इसी को लेकर आज प्रदर्शन हुआ और तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर जुटे, लेकिन एजेंसी या पुलिस के पास अभी भी जवाब नहीं कि आखिर नजीब कहाँ गया। 15 अक्टूबर 2016 की मनहूस तारीख को दिलवालों की दिल्ली के मशहूर तालीमी इदारे जेएनयू से गायब हुआ था नजीब। मुल्क की आंखों ने एक माँ को सड़कों पर घसीटे जाते देखा है, सुना है उसकी हर सदा में कोई ला दे मेरा नजीब, लेकिन अफसोस कोई बताने वाला नहीं है कि आखिर नजीब कहाँ है। क्या नजीब भी एक अनसुलझी कहानी बनकर रह जाएगा? कोई नहीं बताता है मुझे मेरे नजीब का पता, अब तू ही बता दे कि कहाँ है मेरा नजीब, ऐ मेरे खुदा। मुजम्मिल अय्यूब, जी मीडिया। इस मुल्क ने कई ऐसे मामले देखे हैं जो अनसुलझे रह गए हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि गुरमीत राम रहीम के राजदार हनीप्रीत को ढूंढने में तमाम रियासतों की पुलिस ने बहुत मशक्कत की, बावजूद इसके वो उसे तलाश नहीं पाई और हनीप्रीत पुलिस के हाथ लगी भी 38 दिनों बाद भी, तो शायद अपनी मर्जी से जब उसने खुद चाहा कि वो पुलिस के हाथ लग जाए। इन सब के बीच आरुषि हेमराज मर्डर केस को भी ले लेते हैं। यहां पर लगातार मामला आगे बढ़ा और हाई कोर्ट से सीधे सीधे उसके मां बाप को बरी कर दिया गया, लेकिन फिर से एक बार वही सवाल कौंधने लगा कि आखिर आरुषि और हेमराज के कातिल कौन। लेकिन इसी तरह से क्या नजीब की गुमशुदगी भी एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाएगी? 1 साल बीत चुके हैं। मुल्क की सबसे ज्यादा एक्टिव और काबिल पुलिस होने का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस के हाथ खाली हैं। उसके बाद मुल्क की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई भी कई महीनों से नजीब की तलाश कर रही है, बावजूद इसके नजीब का कहीं कोई पता नहीं। कई तरह के इस बीच वाकयात सामने आए, कई तरह की बातें भी हुई। यहां तक कहा गया कि नजीब दरअसल दहशतगर्दाना तंजीम ISIS में शामिल हो गया, लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस ने इसकी तस्दीक की कि इसके कोई भी निशान नहीं मिलते हैं और ऐसा नहीं है। इन सबके बीच ये बात भी कही गई कि दरअसल JNU से नजीब जामिया नगर इलाके में गया था। जामिया नगर इलाके में छोड़ने वाले ऑटो ड्राइवर को भी पुलिस ने तलाश लिया, उससे पूछताछ भी हुई, लेकिन बावजूद नजीब का कहीं कोई पता नहीं, कोई सुराग नहीं। आखिर क्या वजह है कि हमारा सिस्टम इतना पंगु हो जाता है ऐसे मामलों में और पूरा दम खम लगाने के बावजूद आखिर वो एक शख्स को क्यों नहीं तलाश पाता है? तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे और हुकूमत की कुव्वत इरादी पर भी हम जरा रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई सीबीआई या फिर हुकूमत की भी कुव्वत इरादी इसमें नहीं है कि वो नजीब के मामले को सीरियसली ले रही है। ये तमाम सवाल हैं और इस तमाम सवाल को हम हर पहलू को तलाशने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ 5 खास मेहमान हैं। हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान हैं डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस के तर्जुमान हैं धर्मेंद्र भारद्वाज जी, इसके अलावा हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं अर्चना पाठक दवे, और हमारे साथ साबिक IPS जो कि ex-IG हैं हरियाणा के रणवीर शर्मा जी हमारे साथ हैं, और डॉक्टर नंदिनी सहाय हमारे साथ हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी की DU में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल इस प्रोग्राम में, इस बातचीत में। और दीपिका शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं पहला सवाल कि आखिर क्या वजह है
कि नजीब को अब तक भी तलाश नहीं किया गया। क्या हुकूमत इसको लेकर के संजीदा नहीं है? क्या सीबीआई संजीदा नहीं है? क्या दिल्ली पुलिस इसको लेकर के संजीदा नहीं थी? या फिर आपके बस की बात नहीं है, सिस्टम के बस की बात नहीं है कि एक शख्स को, एक तालिबे इल्म को तलाशा जा सके? खालिद साहब, मैं समझती हूँ कि दिल्ली पुलिस जो है, जैसा कि आपने अपने प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में बताया था, दिल्ली पुलिस जो है वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल पुलिसेस है अक्रॉस द कंट्री। और जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो भी एक बहुत प्रोफेशनल एजेंसी मानी जाती है। और इन दोनों ने बहुत अहम केसेस भी इन्होंने क्रैक किए हैं। ये जो नजीब का केस है और एक जो आपने आरुषि का एग्जाम्पल दिया था, मेरे ख्याल से ये इनके जो सक्सेसफुल जो इन्होंने केसेस को सुलझाया है उनमें अपवाद के रूप में है। और नहीं, अभी भी इसमें आप देखिए तो सीबीआई की जो एक तरह से काम करने का तरीका है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं सवाल उठा दिया। आरुषि केस में भी उसने भी माना कि कई तरह की कमजोरियां हैं। तो सीबीआई क्या इतनी अब सक्षम नहीं है, इतनी काबिल नहीं है कि वो इस तरह के मामलों को सुलझा सके? कोई मिस्ट्री है उसको अंजाम दे सके, सुलझाने? देखिए, एक केस के बलबूते पे जिस पे सारे सबूत फर्स्ट 24 आवर्स में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने नहीं जाएंगे, बात यहां पर नहीं, मैं केवल और केवल ये कह रही हूं कि जिस दिन नजीब गायब हुए थे, इमीडिएटली जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन उसमें आ गया था, हरकत में आ गया था। एफआईआर इमीडिएटली दर्ज हुई। यहां तक कि मुझे जो इतिहास याद है, 15 अक्टूबर के बाद की जो घटना चक्र याद है, उसमें कम से कम और नहीं तो 600 पुलिस वाले जो हैं उनका अस्तबल जेएनयू में गया था। उन्होंने सारी छानबीन करी 4 महीने बाद। उसके बाद नजीब के ऊपर 50,000 से लेके 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, अब 10 लाख का इनाम कर दिया। रविंद्र यादव जो ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, लेकिन नजीब बहुत एक काबिल अफसर है, कमिश्नर क्राइम, बहुत दिल्ली पुलिस के काबिल अफसर है, वो जिम्मेदार थे इस केस के। तो और पूरे देश में शनाख्त हुई, कहां नहीं दिल्ली पुलिस गई नजीब को ढूंढने के लिए। जैसा आपने बताया कि जिस ऑटो वाले ने जेएनयू से छोड़ के उसको जामिया में छोड़ा था, उस ऑटो वाले से भी शनाख्त हुई और पूछताछ हुई। लेकिन कहते हैं कि ऑल वेल व्हेन एंड्स वेल। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझती हूँ खालिद साहब के प्रयास जारी है, नियत में कोई कमी नहीं है और पुलिस पे सवालिया निशान लगाना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। आपके पास नदीम साहब, आपके पास व्हाट यू बताएं। देखिए खालिद जी, सबसे पहले 15 अक्टूबर से पहले एक दिन पहले की हिस्ट्री देखिए कि नजीम अहमद किस तरीके से गायब हो, उससे पहले किस तरीके से मिसबिहेव किया गया। जेएनयू कैंपस में एबीवीपी के गुंडे उसकी पिटाई करते हैं और उसके नेक्स्ट डे वो गायब हो जाता है। एफआईआर लॉन्च होती है। इन्होंने कहा ठीक है, 1 साल हो गया, क्या दिल्ली पुलिस इतनी नकारा है कि 1 साल में एक आदमी को नहीं ढूंढ पा रहे? पूरा दिल्ली पुलिस ने अपना तंत्र लगा दिया। आप खुद कह रहे हो 600 पुलिस वाले डिप्लॉयड हो गए। दिल्ली पुलिस क्या इतनी नकारा हो चुकी है कि एक आदमी को ढूंढने के लिए पूरे का पूरा तंत्र विफल रहा है? 1 साल में भी आप उसको ढूंढ नहीं पाए। अल्टीमेटली सीबीआई की भी जो एक्शन में आई है वो हाईकोर्ट के डायरेक्शन पे आई है। जब हाईकोर्ट ने देखा कि दिल्ली पुलिस का निकम्मापन और दिल्ली पुलिस बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी इस केस को सॉल्व करने में, हाईकोर्ट ने सो मोटो लेके सीबीआई को डायरेक्ट करा कि आप इस केस को तफ्तीश कीजिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस काम नहीं करना चाहती थी। अगर दिल्ली पुलिस चाहती, दिल्ली पुलिस चाहती, मैं देखिए मैंने शहर में रहते हैं, मैंने आपको टोका टाकी नहीं करी। आप जब गलत बोल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की नियत नहीं है, देखिए सबसे आप लोगों में सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? आरएसएस की दिक्कत ये है कि आप क्रिटिसिज्म सुनना नहीं चाहते, आप सच्चाई से भागते हो। मैं सच बोल रहा हूँ, सच सुनना नहीं चाहते। अरे पुलिस, अरे जब आपको टाइम मिला आपने अपनी बात कह दी, मैं तो अपनी बात कह दूं, मैं अपनी बात कह दूं, मैं अपनी बात कह दूं, मैं अपनी बात कह दूं, अरे दिल्ली, मैं अपनी बात कह दूं, भारतीय जनता पार्टी, मैं अपनी बात कह दूं, दिल्ली पुलिस पूरी दिल्ली की पुलिस है। कल आपको भी कोई दिक्कत होगी तो आप थाने में जाएंगे। देखिए दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी की पुलिस नहीं है, पूरी दिल्ली की प्रोफेशनल फोर्स है, प्रोफेशनल फोर्स है। मैं बड़ी लॉजिकल बात कर रहा हूँ, लॉजिकल बात कर रहा हूँ। जब भी लॉजिकल बात होती है, लॉजिकल बात के वास्ते मोरल डाउन नहीं कर सकते। आप दिल्ली पुलिस आपके अंदर है, दिल्ली पुलिस आपके अंदर है। एबीवीपी के गुंडे नजीब अहमद की मिसिंग में शामिल है। नजीब अहमद के
हुआ, एक केस नहीं हुआ खालिद साहब। धर्मेंद्र जी, ठीक है, हम यहाँ दिल्ली पुलिस के काम करने के तरीके को लेकर लड़ने से कोई बात नहीं है, लेकिन हमें कम से कम इतना तो तय करना पड़ेगा कि किसी ने नहीं टोका। नतीजा है कि आप दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता क्यों बन रहे हो? ठीक है, दिल्ली पुलिस का फेलियर है, हाईकोर्ट ने बोला है। रणवीर शर्मा जी आ रहा हूँ, ठीक है खालिद जी, आपकी शॉर्ट पहले मैं साफ कर दूं, हाँ। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, माननीय हाईकोर्ट की स्टेटमेंट है कि दिल्ली पुलिस निकम्मी है, दिल्ली पुलिस एक शख्स को नहीं ढूंढ पा रही। दिल्ली पुलिस का पूरा तंत्र लगने के बाद भी एक मिसिंग छात्र, उसके घर वालों की हालत देखिए ना। एक साल ये तो से सच्चाई है ना, आप ये तो हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा कि दिल्ली पुलिस निकम्मी है, उसने कहा है कि हमें डेफिनेटली बता दो। ये टिप्पणी नहीं दिया, आप गलत टिप्पणी दे रहे हैं, आप गलत टिप्पणी दे रहे हैं इसके ऊपर, आप गलत टिप्पणी दे रहे हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ऐसी टिप्पणी नहीं दिए। नहीं, आप गलत अच्छा मत करो। हाईकोर्ट ने केवल और केवल नहीं, हाईकोर्ट ने केवल और केवल सीबीआई को ये कहा है, नहीं उन्होंने दिल्ली पुलिस के ऊपर टिप्पणी नहीं दी है। यार आप क्या बोल रहे हो? ठीक है, ऐसी डिस्कशन और ऐसे ही नाजरीन को भी नहीं समझ में आता है कि आखिर कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि बात जैसे ही शुरू होती है, डिबेट शुरू होती है, एक दूसरे पर ही छींटाकशी शुरू हो जाती है। दरअसल समझने की जरूरत है, एक जिम्मेदार जो है पार्टी के आप तर्जुमान हैं, जिम्मेदारी से अपनी बातें रखें। बहरहाल रणवीर शर्मा जी, आप आईपीएस हैं साबिक, आप इस तरह की बातों को अच्छी तरह से समझते हैं कि इसमें किस तरह की दिक्कतें आती हैं, किस तरह से एक शख्स को तलाशने के लिए एक पूरी तरह से स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है, और इस पूरे मामले को भी डेवलपमेंट आपने इसका पूरा देखा होगा। कहां नजर आता है आपको लूप होल, कहां कमी नजर आती है कि नहीं ढूंढ पाई अगर अभी तक भी एजेंसी और पुलिस नजीब को? इन तीनों केसेस को मैंने बहुत नजदीक से तफ्तीश होते हुए और मीडिया में आते हुए बहुत नजदीक से देखा है। चाहे वो आरओसी का कांड हो, चाहे वो अपना व्हाट डू कॉल दैट दिस वन राम रहीम वाला हो, ठीक है, और तीसरा हो गया हमारा नजीब भाई का केस। हमारी पुलिस की एक थ्योरी है, 24 से 48 घंटे के अंदर जो अच्छे पुलिस अफसर हैं, मैं एसएचओ से शुरू करूंगा, जो लोकल चौकी इंचार्ज हैं, एसएचओ जिसके इलाके में ये क्राइम होता है। अब ये जो पहले क्राइम वर्ड आता है कि भी एक रिपोर्ट उनके पास आती है, लाइट लेने की टेंडेंसी। हाँ, हमारे एक बच्चा गुम हो गया, उसको गुमशुदगी रिपोर्ट हम जैसे बोलते हैं, वो सिंपल एक डीडीएच डायरी उसमें काट देते हैं, और उसकी सिंपलिसिटी जो है पुलिस के लिए सीरियस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वो सीरियस कब होता है? हमने ये भी देखा है सर कि पुलिस वाले बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, बच्चा घर गया होगा, मिल जाएगा, ये बेटी है वो कहीं चली गई होगी। पहले जो 24 घंटे और 48 घंटे तो ऐसे चले गए। इसके बाद ये सबसे ज्यादा क्रूशियल और इम्पोर्टेंट थे, वो सारे सबूत उसी वक्त ही होते हैं। इसके बाद वो सबूत खराब होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद ये ज्यादा पब्लिक केस हुआ तो ये मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद अब पुलिस जब उस केस को तफ्तीश कर रही है, वो तफ्तीश कैंपस से शुरू होगी। कैंपस में जहां वो बच्चा रह रहा था और जिन जिन लोगों के साथ उसकी कहासुनी हुई है या झगड़ा हुआ है, जो भी हुआ है, वहां से शुरू होगा। यहां जो दूसरी प्रॉब्लम पुलिस के सामने आती है, जो हमारा अनुभव है, इमीडिएटली लोग प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं पुलिस को। अभी आपने इसको नहीं छेड़ना, इसको नहीं बोलना, उसको नहीं करना, अरे भाई उसे काम तो करने दो, पहले उसे काम करने दो आप। उस एवर में भी किसी की सरकार हो, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इट। पुलिस की एक ट्रेनिंग है, पुलिस की एक ड्यूटी है कि उसके पास मुकदमा दर्ज हो गया, उसे चलते आना चाहिए। ये जो इंटरफेरेंस है उसकी वजह से पुलिस दबती चली जाती है। लोकल जो एसएचओ है, यानी कि दोनों तरफ से खराबी आती है, एक तो कहीं ना कहीं पुलिस भी लीनियंट हो जाती है और कहीं ना कहीं शुरुआत गलत करती है। तीसरी है समाज। हमारी जो समाज का परसेप्शन है वो पुलिस को सहयोग नहीं कर पाती। अब जैसे ऑटो वाला था, अगर पहले से सहयोग करेगी ठीक है, तो वो पुलिस रणवीर शर्मा जी, मैं आऊंगा और इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अपने नाज़रीन को बता दें कि हमारे साथ नजीब की मां फातिमा नफीस साहिबा फोन लाइन के जरिए जुड़ चुकी हैं और वो सीबीआई दफ्तर के बाहर ही हैं अभी भी। नफीस साहिबा, बहुत इस्तकबाल आपके मैं करूंगा जी सलाम पर, लेकिन अफसोस के साथ, क्योंकि आज भी आप अपने बेटे को ढूंढ रही हैं। तमाम तरह की यहां पर बहसें हो रही हैं, बातचीत हो रही है, और आपने भी देखा होगा कि किस तरह के तमाम हालात से आप गुजरे, हमने भी देखा और दिखाया। लेकिन आज के वक्त में आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी उम्मीद नजर आती है आपको नजीब के मिलने की? मेरी तो पूरी उम्मीद है मेरा बेटा जरूर वापस आएगा। वो जिन लोगों ने उठाया है उन्होंने सिर्फ उसको उठाया है, उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया है। मैं ये उम्मीद करती हूँ, सीबीआई से कर रही थी कि ये लोग ढूंढ के लाएंगे, ये तो बारीक से बारीक निकाल के ले आते हैं, लेकिन इन्होंने जो लापरवाही दिखाई है उस सिलसिले में मैं बहुत ज्यादा बेचैन परेशान हूँ। पिछले 6 महीने से मुझे उम्मीद थी ये कुछ करके दिखाएंगे, कुछ नहीं करा। आज ये मुझे मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा, जो सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर ये सब करना पड़ा, क्योंकि मेरी आवाज इनके कान तक नहीं पहुंच रही है।
नहीं तो क्या आपको लगता है कि आज आप इस वक्त भी वहां पर हैं और अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की, इस मामले में एक तरह से फिर से शुरू करने की कोशिश की कि कहीं से संजीदगी बढ़ती जाए? क्या आपको लग रहा है कि आपकी बात को फिर से संजीदगी से देखा जा रहा है और जहां जो छोटे मोटे लूप होल है या कमियां या लापरवाहियां हैं उसको दुरुस्त करने की कोशिश है? क्या बातचीत हो रही है या फिर अंदर आपसे बुला के बातचीत हुई? कुछ इस तरह की बात आप बता पाएंगे? बातचीत करने का मतलब तो ऐसा, पहले भी हम लोग 3-4 बार यहाँ अंदर पहुंच के मैं डीआईजी से और एसएसपी सबसे बात कर चुके हैं और हमेशा हमें एक उम्मीद दिखा के और बात खत्म कर देते हैं। बड़े अच्छे से समझाते हैं प्यार से और कि देखिए हमने ऐसा, ठीक है आप मेरी पूरी बात सुनते हैं, मुझसे लिखित में मांगा, मैंने सब कुछ लिखित में भी दिया, लेकिन आज तक उन्होंने उस हिसाब से एक भी कार्रवाई नहीं की। मेरी पहली मांग ये थी कि मुझे पुलिस ने गलत मिस कंप्लेंट लिखवाई, मुझसे मिसिंग लिखवाई, किसी का नाम नहीं लिखने दिया, आप उस पर कार्रवाई की जाए। वो भी उन्होंने ठीक है आप लिख के दीजिए हम करेंगे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब मैं बार बार सारे चैनल से, पूरी मीडिया से ये बात 1000 बार कह चुकी हूँ, देखिए मेरा बेटा मुझे ला दीजिए, मैं किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगी, आप जिसे बचाना बचा लीजिए। नहीं लेकिन फातिमा जी अभी देखिए 1 साल हो गया, लोगों से एक बार इंटरोगेशन तो कीजिए, उनसे पूछिए जिन्होंने मारा, धमकाया, जान से मारने की धमकी दी। ठीक है, नहीं फातिमा जी आखिर वो जिम्मेदार है तो उनसे क्यों पूछताछ क्यों नहीं की? उनको ठीक है फातिमा जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी तक 1 साल हो गया है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि उनको इतनी छूट दी जा रही है? 1 साल हो गई वो आजाद घूम रहे हैं, उनसे किसी ने पूछा नहीं कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो कहाँ है नजीब? वो बताएंगे नजीब कहाँ है। ठीक है फातिमा जी, ये तो एक बड़ा सवाल है और इसी के हम हल तलाशने की और इसका जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, 1 साल हो गया आपको नजीब की तलाश के लिए दर दर भटकते हुए, सड़कों पर धक्के खाते हुए, हमने देखा कि सड़कों पर घिसटते हुए आपकी तस्वीरें, रोती हुई सिसकती हुई तस्वीरें, लेकिन लिए घूम रही है कि उसका बेटा वापस आएगा और ये उम्मीद जब तक उसका बेटा वापस नहीं मिलेगा, जो उम्मीद उसकी। लेकिन फातिमा जी 1 साल में जो डेवलपमेंट है, जो जांच शुरू हुई दिल्ली पुलिस से वो अब सीबीआई तक पहुंच गई है और आज ये हालत है कि 1 साल बाद आपको सीबीआई दफ्तर के बाहर अभी भी मौजूद होकर के वहां पर मुजाहिरा करना पड़ रहा है, तो कितनी उम्मीद नजर आती है? आपने कहा कि कहीं ना कहीं जो गवाह हैं या फिर इस मामले में मुलव्विस और जो लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको बख्शा जा रहा है, लीनियंसी बढ़ती जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि अभी भी नजीब कहीं होगा, आपको सुन रहा है, देख रहा है या आ नहीं पा रहा है? आपको अंदर आपके क्या चल रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देख रहा है ना, मुझे नजीब सुन रहा है ना देख रहा है, अगर देख भी रहा होगा तो वो बहुत मजबूर होगा। जिसको पता नहीं तो सिस्टम की अभी तक की जो काम करने का तरीका है मैम फातिमा जी, जो अभी तक काम करने का तरीका चाहे दिल्ली पुलिस या फिर सीबीआई, कितनी मुतमईनी है आपको? मैं बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ, जर्रा बराबर नहीं, क्योंकि मुझे जब जर्रा बराबर मेरे बेटे की खबर नहीं है, मैं कैसे मुतमईन हो सकती हूँ? एक माँ का मुतमईन होना तभी मुनासिब होगा जब वो उसका बेटा नहीं, लेकिन फातिमा जी बार बार देखिए आपको यही उम्मीद दिखाई जाती है कि आप घबराइए मत, हम इस चीज को लेकर संजीदा हैं और नजीब को जल्द से जल्द ढूंढेंगे। ड्राइवर को ढूंढा गया, बाद में ये बात पता चली कि नजीब जेएनयू कैंपस में ही ये कहा गया, 600 से ज्यादा पुलिस एहलकार पहुंचते हैं वहां पे, छानबीन करते हैं, वहां पर तमाम डॉग स्क्वाड पहुंचता है, लेकिन अभी तक नजीब का पता नहीं है। बार बार उम्मीद बनाई जाती है और बार बार आपकी उम्मीद टूटती है, तो इस वक्त की जो आपके अंदर जहनी आपकी इस वक्त जो कैफियत है मैं वो जानना चाह रहा हूँ। मैं शायद अब मुझे साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मेरी हालत जो हो रही है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मेरे बच्चे भी मेरे इस हालत से बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो बहुत बेचैन होते हैं मुझे देखकर। मेरे घर की हालत भी बहुत खराब हो गई है, क्योंकि मैं घर में पूरा दिमाग नहीं लगा पाती हूँ। मेरे और बिल्कुल हम समझ सकते हैं फातिमा जी, और हम सब आपके दर्द में शामिल हैं और उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द नजीब मिलेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में रणवीर शर्मा जी हैं जो कि साबिक आईपीएस हैं, वो आपसे कुछ बात रखना चाह रहे हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को लेकर के कुछ पॉइंट रखना चाह रहे हैं। फातिमा बहन, आपसे 2 रिक्वेस्ट है। एक तो आप अपनी जो लिस्ट है रिलेटिव्स की वो सारी लिस्ट, हाँ मेरी बात अगर सुन रहे हैं आप अपनी पुलिस जो भी आपके रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, वो लिस्ट एक बार प्लीज आप पुलिस को दे दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी लिस्ट आप दे दीजिए उस बच्चे की जो उसके दोस्त, पर्सनल दोस्त हैं उस बच्चे के, उनकी लिस्ट दे दीजिए। और तीसरी मैं पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहा हूं
कि आपके पास जो ये लिस्ट आ रही है, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना, उनके सारे मोबाइलों को खलाइए, कहीं न कहीं कांटेक्ट जरूर होगा। और प्लस जिन बच्चों पे शक है उनको मैं राजनीतिक पार्टियों से बोलूंगा कि उन्हें तफ्तीश करने दे पुलिस को। कोई बात नहीं है किसी का बच्चा गुम हुआ है, मर्डर हुआ है, कुछ भी हुआ है, ये जान लेते हैं जरा कि क्या फातिमा जी ने ऐसा किया है, लिस्ट अपनी प्रोवाइड कराई है या नहीं कराई है। फातिमा जी, क्या इस तरह से आपने इस तरह का कोई कदम उठाया जैसा रणवीर जी कह रहे हैं? मैं पूरा सब कुछ कर चुकी हूँ सर, मैं सब कुछ। अब भी मुझसे कोई पुराने नंबर की पुलिस मांगती है तो पुराने नंबर उसके दोस्तों से लेकर जाती है। मेरे मोबाइल में नहीं है, जो अब बताइए हो गया था, मेरे मोबाइल सारे नंबर जा चुके थे। मैं कोशिश करती हूँ पुलिस को पूरा, सीबीआई को पूरा कोऑपरेट। सर यहाँ से तो कोऑपरेट पूरा है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठ रहे हैं। बहन जी मेरी एक बात हो सुनिए मैन, कि जो बेटा है उसका जो सर्कल है, बेटे का जो सर्कल है, उसके जो फ्रेंड्स पीछे रहे, डिटेक्टर टेस्ट वगैरह सब उनके नंबर 3 जो लिस्ट आपकी शक की लिस्ट है, तीसरी लिस्ट मैं बोल रहा हूँ, जिन पे आप शक करते हैं बाय नेम, वो लिस्ट पुलिस के पास होनी चाहिए और पुलिस को फौरी उनको गिरफ्तार करके उनकी इंटेरोगेशन सर वही तो मांग है, सर वही तो मांग करनी बहुत जरूरी है। रणवीर जी देखिए, आज मैं आता हूं और धर्मेंद्र जी आपके पास भी आता हूं। मैं बता भी दूं कि आज जो जेएनयू के तालिबे इल्म हैं, जो तमाम स्टूडेंट्स हैं और इस वक्त भी मौजूद हैं फातिमा जी के साथ, वो दरअसल सीबीआई के दफ्तर के बाहर इसी मुतालबे के लिए गए हैं कि कहीं ना कहीं शुरुआती ढीलाई बरती गई। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो लोग इसमें शामिल थे, नजीब पर हमला हुआ, उनसे मारपीट हुई, उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट करने में बहुत टाइम लगा दिया। और यह भी कहा गया कि उनको कहीं ना कहीं मुलविस पाया गया इस लड़ाई झगड़े में, तो सजा भी बहुत छोटी दी गई, सिर्फ हॉस्टल बदल दिए गए। तो नार्को टेस्ट कराने उससे बोलेंगे, बोलो वहां कहीं ना कहीं लीड मिलेगी, कोशिश कर रही हैं, लेकिन वहां से सपोर्ट नहीं मिल रहा। पिछले साल की लिस्ट दी है मैंने, 1 साल पुरानी दोस्तों की, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वो जब बरेली में, वो सारे दोस्त, बिल्कुल मैं समझ रहा, उसके मोहल्ले के दोस्त तो थे ही, इसके बहुत कम दोस्त है, कम लोगों से। पढ़ने वाले बच्चों के दोस्त कम होते हैं, वो होते हैं तो सिर्फ पढ़ने वाले होते हैं। उसकी माँ ही उसकी दोस्त, बहन, भाई, बाप, सब कुछ उसकी माँ है। एक तीसरा सवाल लास्ट में जी, अगर बुरा नहीं माने तो, अगर उस बच्चे के साथ कोई भी मतलब जो फीमेल दोस्त हैं उनके भी जरूर आप नाम दे दीजिए। सर वो दे चुके हैं सर, रणवीर जी दे चुके हैं असल में। ठीक है, सारे दोस्तों के नाम दिए। ठीक है, ठीक है। फातिमा जी, मैं चाहूंगा अगर आपके पास वक्त हो और जरा आप हमारे साथ रुक सके तो फोन लाइन पर बने रहिएगा। मैम हम समझ रहे हैं कि आप इस वक्त सीबीआई दफ्तर के बाहर हैं, मुजाहिरा कर रही हैं और अपने बेटे की गुमशुदगी को लेकर के। पैर में चोट लगी है, धक्का मुक्की की पुलिस ने, मेरे साथ जो लड़के थे उनको बुरी तरह मारा, और मेरे साथ जो लड़की रहती है, जो मेरा सब देखती है, ये कोर्ट का काम था, उसको पुलिस ने मारा। सर मेरे पैर में बहुत, मेरे शुगर पेशेंट हूँ, मेरा अंगूठा पूरी तरह से कुचल गया, वैसे चलने में प्रॉब्लम हो रही है। और मैं दोपहर 3 बजे से यहाँ लगातार खड़ी हुई लोगों के साथ, और लोग मेरी वजह से रुके हुए हैं, और मुझे जरूरत पड़ी रात भर रुकने की तो मैं वो भी रुकूंगी। मैं आज सवाल का जवाब लेकर ही जाऊंगी। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं फातिमा जी, और हम चाहेंगे कि आप अगर हो सके, जितनी देर हो सके हमारे साथ फोन लाइन पर रहिएगा। हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर हल तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें अंदाजा है कि वहां पर किस तरह की परेशानियां आ रही हैं। हम आएंगे अपने दूसरे मेहमानों के पास, हम नहीं जा पाए, उनसे भी जरा बातचीत करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से वक्फे का हो चला है। देखिए यहाँ पर अभी फातिमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीबीआई दफ्तर के बाहर हैं और अपने हालात बता रही हैं कि किस तरीके से धक्का मुक्की का सामना उन्हें करना पड़ा और पैर भी जख्मी हो गया है। उनसे एक बार फिर जाएंगे, उनसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। अभी तुम्हारे बगैर मर जाएंगी, अभी जी नहीं पाएंगे नजीब के बगैर। रात के अंधेरे में हो, दिन के उजाले, कभी भी कोई जुर्म होता है, पहली कोशिश यही होती है उस पर पर्दा डाल। पर अब खुलेगी हर फाइल, होगा हर गुनाह का हिसाब, और होगा हर गुनहगार बेनकाब। जोड़ों और बदन का दर्द जीवन की खुशियों का अंत नहीं कर सकते। नूरमन की रोजाना मालिश दे जोश और जिंदगी का एहसास। दर्द है तो नूरामेंट है ना। सर्वोकॉन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता। सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। मुस्तकिल जो दर्द का इलाज है, और ये सिर्फ यूनानी में, पाइल्स है, पथरी है,
इन सब इमराज के लिए लीवर ठीक काम नहीं करता, कैप्सूल पी के गॉल ब्लैडर का जो अतिया हर्ब्स, डॉक्टर सुलेमान के साथ शाम 5 बजे। अब नहीं सहना पड़ेगा पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द। डॉक्टर आर्थो है तमाम जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। जोड़ों और बदन का दर्द जीवन की खुशियों का अंत नहीं कर सकते। नूरमन की रोजाना मालिश दे जोश और जिंदगी का एहसास। दर्द है तो नूरामेंट है ना। हमारा सिद्धांत राष्ट्रवाद, हमारी सोच मानवतावाद, हमारा लक्ष्य संपूर्ण सत्य, हमारा मकसद खबरों का पूर्ण स्वराज। डीएनए, तेजी से बढ़ता अखबार, अब जयपुर में। अभी जी नहीं पाएंगे नजीब के बगैर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है और आज का मुद्दा में हम सवाल दरअसल कई जो हैं 1 साल के दरमियान उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नजीब को गायब हुए 1 साल हो चुके हैं, लेकिन वो अनसुलझी पहेली की तरह है। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है और तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अर्चना पाठक दवे साहब, मैं आपसे आना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं पुलिस इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, लीनियंसी की बात हो रही है। मैं इस पर जवाब भी चाह रहा था दीपिका शर्मा जी से कि क्या कहेंगी नजीब की मां ने जो बात कही, लेकिन मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं कि कोर्ट का इंटरफेरेंस भी इस पूरे मामले में रहा। आप एक सीनियर वकील हैं और आप इस चीजों की पेचीदगी को समझती हैं कि क्या दिक्कतें आती हैं और कहां पे लीनियंसी बढ़ती जाती है। इस पूरे मामले में आप क्या देखती हैं? देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स है डेफिनेटली, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्योंकि इसके अंदर सियासत इन्वॉल्व हो गई, पॉलिटिकल इसको डिबेट बना दिया। देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब कोई आदमी, देखिए पहला मौका नहीं है जब कोई आदमी गुमशुदा है। 2-2 साल लोग गुमशुदा रहते हैं, फिर मिल भी जाते हैं, लेकिन कब मिलते हैं? जब किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता। जैसा अभी आईजी साहब ने बताया, जब आप किसी को प्रेशराइज करेंगे कि इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कम्युनल कलर, जेएनयू की बात जहां भी आती है वहां पे पॉलिटिक्स होती है। सीएम अरविंद केजरीवाल कहने चले गए वहां पे कि आइए इंडिया गेट पर जाके हम करेंगे, धारा 144 लगाई वहां पे। देखिए, 144 का क्या मतलब होता है? आप कानूनी इमोशंस आर फाइन, बट प्लीज अंडरस्टैंड द लीगल एस्पेक्ट ऑफ इट। जब धारा 144 लगाई, इनकी मां को चाहिए पुलिस के साथ कोऑपरेट करे। मैं नहीं कह रही वो नहीं कर रही, लेकिन इतने हुजूम को लेकर जाने का क्या जरूरत? एक छोटा सा सवाल है, क्रॉस क्वेश्चन है मेरा। चलिए ठीक है, सियासत हो रही है, हम ये समझ रहे हैं जी। इसमें मीडिया कवरेज भी हो रही है और हम इसको लगातार दिखा रहे हैं, आप ये देख रहे हैं। लेकिन मैं इसमें आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूं, मैं धनेंद्र साहब में आ रहा हूं। धनेंद्र साहब, मैं 1 सेकंड आ रहा हूं। इसी पूरी वजह से शायद ये मामला इतना मंजर-ए-आम है, इतना हाई प्रोफाइल है और कहीं ना कहीं प्रेशर है। प्रेशर होता है तो काम और ज्यादा होते हैं। नहीं तो आप ये जानती हैं, आपने कहा 2 साल बाद मिलते, 3 साल बाद मिलते, ऐसे भी वाकयात है जो 10-10 साल, 20-20 साल तक लोग नहीं मिले हैं। लेकिन उनका कोई मीडिया ट्रायल नहीं होता है, इन्वॉल्व है, वहां पे कोई किसी को जाके प्रेशराइज नहीं करता है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप देखिए धीरेन्द्र जी, 1 मिनट, धीरेन्द्र जी 1 मिनट, आप बीजेपी, धीरेन्द्र जी 1 मिनट, आई नेवर इंटरप्टेड, धीरेन्द्र जी आई नेवर इंटरप्टेड। बात पूरी आ जाने देते हैं, आऊंगा आपके पास। मांगना भी गुनाह हो गया। ठीक है धनेंद्र जी, लड़का गायब है, हम समझ रहे हैं। माँ को भी यू आर पिकिंग एंड चूजिंग। इंसाफ मांगिए, बहुत कुछ हो रहा है कंट्री में, जिसका बच्चा जाता है उसको नहीं उठाते हैं। आपने तो उसकी माँ को भी एक्यूज बना दिया। मैंने खुद, अरे जिसका बच्चा घूमता है वो सड़क पे आएंगे, उनकी बात पूरी आ जाने देते हैं। धनेंद्र साहब ठीक है, धनेंद्र जी ठीक है, आपके पास आपका टर्न आएगा सर, मैं आपसे जवाब लूंगा। वोट बैंक है, आप पार्टी उसे रखिए, जी अपनी बात, इस केस को ट्रेस होने दीजिए। मैं आपको केवल एक लीगल एंगल बता रही हूँ धीरेन्द्र जी। माँ का बच्चा 1 साल से लापता है। अर्चना जी की बात पूरी आ जाने देते हैं। मैं भी माँ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मैं समझ रही हूँ आप जो कह रहे हैं। यहाँ पे इमोशंस की कमी किसी के पास नहीं है, प्लीज डोंट से दैट।
लेकिन आप उसकी मां ने 144 तोड़ दी, उसके लोगों ने 144 तोड़ दी। एक बात बताइए, बच्चा नहीं लेगा 144 तोड़ेगा। मेरे मुंह में शब्द मत दीजिए आप, मैंने क्या कहा मुझे पता है, मुझे मत बताइए। आई नो व्हाट आई सेड। आप बीजेपी, आरएसएस, इन सब की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए धारा 144 का क्या मतलब होता है। जस्ट सी, प्लीज वेट, लॉजिकल आइए, टेक्निकल आइए ना। आपको सरकार में रहे, मेरी आदत नहीं है इस तरह के पॉलिटिकल वो करने की। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। धारा 144 का क्या मतलब होता है? 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। 1 साल से मिले ना, और अब वो मिल अगर जाएगा। पुलिस हेडक्वार्टर बात बताइए, ये करने से मिल गया, तो वो ये भी करने से मिल गया। नहीं, अक्यूज नहीं हुई है। कोऑपरेशन इज व्हाट इज नीडेड। धनेंद्र जी, देखिए धनेंद्र जी, आज भी ठीक सीबीआई है, के दफ्तर के बाहर बैठी है रात के 10 बजे। धनेंद्र जी, मैं आपको रोक रहा हूँ माफी के साथ। देखिए कि मेरा लड़का ढूंढ के किसी को, चलिए ठीक है, आप गवर्नमेंट पे सवाल उठाइए, बीजेपी पे सवाल उठाइए, कम से कम यहाँ पर एक्सपर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, उनकी बात तो पूरी आ जाने देते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल, लेकिन सबकी बात है ना सर, सबकी बात है, सबको बोलना होगा और सबको अपनी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। हम नंदिनी जी के पास नहीं जा पाए। डॉक्टर नंदिनी साय, आप ये बताइए कि जो ये पूरा मामला है, क्या आपको वाकई लगता है कि बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज हो रहा है, और जैसा कि अर्चना जी कह रही हैं कि इस वजह से काम करने में दिक्कत आ रही है और नजीब इस वजह से शायद नहीं मिल पा रहा है, उनका मौकिफ दरअसल ये है, वो ये कहना चाह रही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस बारे में मीडिया में, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में हर जगह बहुत डिस्कशन हो चुका है। मैं एज अ सोशल वर्कर चाहूंगी इन सारे चीजों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने का। जैसे अभी इनकी मदर ने बात की, इनकी मदर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा। इन्होंने कहा कि मैं अब घर में ठीक से ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, मुझे लगता है मुझे किसी की काउंसलिंग की जरूरत है। इसके अलावा इस फैमिली को पिछले 1 साल में किन किन चीजों से गुजरना पड़ा। एक तो जो लॉस था, जिसको हम कहते हैं एम्बिगुअस लॉस, जिसमें यू डू नॉट नो। डेथ इज हार्ड बट नॉट नोइंग इज हार्डर। इट्स हार्डर देन अ डेथ। तो ये हमें बहुत जानने की जरूरत थी कि इनकी मदर, इनकी फैमिली विच इज अ वेरी, आई थिंक दे आर फ्रॉम अ वेरी मॉडेस्ट बैकग्राउंड, प्लस घर में और भी भाई हैं, ये सबसे काबिल बच्चा था जैसा मैंने पढ़ा कहीं पे। और इस लॉस को ये फैमिली कैसे झेल रही है। अगर इनका दिल्ली आना होता है, अगर ये जगह जगह जा रही हैं, गुहार लगा रही हैं, कहीं अगर सीबीआई ऑफिस के बाहर हैं या पुलिस के जहां पे भी उनका कार्यालय है उसके बाहर है, या फिर ये जेएनयू जा रही हैं, ये गांव वापस जा रही हैं, फिर से आ रही हैं, अपने बीमार पति को देख रही हैं, घर में बहुत लिमिटेड मनी है, ये सारी चीजें कैसे मैनेज होती है, सोशल एस्पेक्ट इसका क्या है। तो हम जब ये सारे डिस्कशन करते हैं तो हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम इन मुद्दों को भी उठाएं कि कोई एजेंसी ऐसी है जो इन सब चीजों पे भी ध्यान दे रही है, क्या उन्हें इस तरह के काउंसलिंग या इस तरह के फाइनेंशियल एड या इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात कर रही है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसके अलावा भी आप देखिए, एक बार आप अपने शहर से दिल्ली आ रहे हैं या दिल्ली वापस जा रहे हैं, यहाँ रुकना ठहरना, आपको बहुत लोगों का सपोर्ट है, फिर भी कुछ बेसिक जरूरतें हैं, आप अपने घर को कैसे मैनेज कर रही है, ट्रैवल को कैसे मैनेज कर रही है, ये सारी चीजें, और घर ये और अपने पति मिलकर चला रहे हैं, जिसमें एक आदमी जो है वो साइकोलॉजिकली हिल गया है। सही बात है, और हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में आज बहुत मसरूफ है और बहुत टाइट शेड्यूल में रहता है। बदायूं से रोज दिल्ली आना, दिल्ली से फिर बदायूं जाना, अपने बेटों को ढूंढना और तमाम एजेंसियों के चक्कर काटना। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इसका जो सोशल एस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा आसान नहीं और बहुत चीजों से गुजरना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि हम सबको उसके बारे में भी इक्वली इम्पोर्टेंट तरीके से, बिल्कुल सही, आपने इसका सोशल जो है एक तरह से पहलू रखा, लेकिन मैं इस पर थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जानना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि सियासत है, ये हाई प्रोफाइल मामला हो गया, मीडिया ट्रायल हो रहा है, इस वजह से ही दिक्कत आ रही है? क्या इस वजह से तो और प्रेशर होना चाहिए अगर देखा जाए तो? नहीं, मुझे ऐसा बहुत से मामले हैं जिसमें मीडिया के इंटरफेरेंस की वजह से वो सुलझे हैं और तमाम एजेंसियों को कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ा है तेजी से काम करने में। जी देखिए, हम इस तरह की बातें भी सुनते हैं कि लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं एफआईआर लिखाने के लिए, पुलिस बहुत विलिंग नहीं होती है, कई बार एफआईआर तुरंत लिखती भी नहीं है, बहुत तरह के एंगल्स एक्सप्लेन करती है। तो ये सारी चीज, इस तरह के रिपोर्ट्स भी हमने कई बार पढ़े हैं और कई लोगों के केस स्टडीज को हमने पढ़ा है कि ऐसी चीजें उन लोगों ने बताई हैं। जो कॉपरेशन लेवल रहा है पुलिस का और जो फातिमा जी हैं नजीब की मां, उनके बीच को जो उन्होंने अभी अपनी बातें बयां की, उसको आप क्या कहेंगे? शॉर्ट में मैं चाहूंगा जरा सा बता दें, आप किस तरह से देखेंगे आप? वो बहुत दुख में है, बहुत पेन में है, और मैंने यही कहा ना, कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर नहीं मिल पाते हैं, अगर मुझे पता है कि वो कभी नहीं आएगा, एटलीस्ट
मैं उस सच्चाई के साथ जीना सीख जाऊंगी, बट नॉट नोइंग इज वेरी वेरी हार्ड। और यही चीज उनकी मदर की आवाज में था, वो अभी तक इस चीज को नहीं अपने आप को एडजस्ट कर पा रही हैं। ठीक है नंदिनी जी, मैं आता हूं आपके पास, दीपिका शर्मा जी के पास मैं जाना चाह रहा हूं, लेकिन रणवीर शर्मा जी आप अपनी बात कुछ रखना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूं आप जल्दी से जोड़ दो, तो फिर मैं डॉक्टर दीपिका पर जाऊं। एक ही लाइन उसमें जोड़ना चाह रहा हूं कि जो अभी मैडम भी कह रहे थे कि भी पुलिस की तफ्तीश में जितना इंटरफेरेंस होगा ना आउटसाइडर, और जितना लॉ एंड ऑर्डर का इंटरफेरेंस होगा, उसकी वजह से पुलिस बहुत ज्यादा जो आईओज है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्या इंटरफेरेंस अभी तक आपने देखा सर? मैं ये जानना चाहूंगा क्या इंटरफेरेंस है? चाहे अर्चना जी ने भी इसी तरह की बात की। मैं उसी बात ही कह रहा हूँ कि पहले दिन जिन मुलजों पर शक हुआ, 2 थे, 4 थे, 5 आदमी थे, उनको पुलिस को पूरे इंटेरोगेशन नार्को टेस्ट तक उन्हें करा लेना। एक मॉरल प्रेशर था कि उधर नहीं जा पाए और उन पर हाथ न डाले। तो ये बात, दूसरी बात उसमें यह है कि जो पुलिस ऑफिसर है उसे टेक्निकल चीज का सहारा लेना चाहिए। जो पुलिस अभी भी अपने पुराने ढर्रे से काम करती है, टेक्निकल चीज का सहारा ले, चाहे वो नार्को टेस्ट का है। सर उसके लिए तो खैर कोर्ट से भी इजाजत लेनी पड़ती है, हालांकि कोर्ट इस पर जो है बार बार कह रही है कि वहां से आपको कोई ना कोई लीड मिलेगी। आपको वहां से लीड मिलेगी, लीड मिल के बाद इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी, ये मैं कहना। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन डॉक्टर दीपिका देखिए, तमाम बातें आ रही हैं और जैसा कि रणवीर शर्मा जी ने भी कहा कि एक प्रेशर कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन सही तरह से ना बढ़ा पाए। प्रेशर किसका है, कौन दे रहा है प्रेशर? और जो नजीब की मां ने जो तमाम बातें कही हैं वो भी एजेंसी पर, सीबीआई पर और दिल्ली पुलिस पर ही सवाल उठा रही हैं। देखिए पूरी तरह से नाउम्मीद है वो। देखिए आज एक मां की वेदना है, और मां की वेदना तो मतलब उसका तो कोई सानी नहीं है। और नहीं, आज जो उनके साथ जो किया गया, आज वो जख्मी हैं और हमसे बात कर रही हैं, ये भी तो बहुत ज्यादा दुखदाई है कहीं ना कहीं। अगर ऐसा हुआ है, अगर वो कह रही हैं कि ऐसा हुआ है, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि जो महिला ऑलरेडी अपना उसका पुत्र खोया हुआ है, और वो जिस तरीके से प्रोग्राम में कह रही हैं कि वो एक साइकिक पेशेंट बनती जा रही है, और जिस प्रकार से वो दुख और वेदना में है, मुझे लगता है कि सारा के सारा दिल्ली आज उनके साथ है। परंतु मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि ये जो नजीब की जो केस है वो दिल्ली हाई कोर्ट मॉनिटर कर रही है इसको, और सीबीआई दिल्ली हाई कोर्ट को रिपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे ये कहना कि राजनीतिकरण करना और कांग्रेस, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, मैं इसमें आपको इंटरफेयर कर रहा हूँ। नहीं, मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ। सीबीआई के पास तो ये पूरा मामला 9 महीने के बाद पहुंचा। शुरुआती इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं रणवीर जी भी और अर्चना जी भी। देखिए स्टार्टिंग 24 and 48 आवर्स। देखिए मुझे अच्छा लगता कि अगर आप दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता को भी यहाँ पे बुलाते हैं, सीबीआई कोशिश की थी हमने, किसी व्यक्ति को होते तो बहुत अच्छा होता, सीबीआई के स्पोक्स पर्सन को यहाँ पे बुलाते। परंतु मैं फिर भी कहना चाहूंगी कि चाहे सीबीआई के पास 4 महीने बाद आया हो, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद आया हो, सीबीआई जो है बहुत प्रोफेशनल एजेंसी है, दिल्ली पुलिस भी है। मैं समझती हूँ जहाँ पे कोर्ट मॉनिटर कर रही है एक इन्वेस्टिगेशन, आपको लूपहोल्स नहीं नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं, चाहे सीबीआई की तरफ से या फिर दिल्ली पुलिस की तरफ से? एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को, एक लीगल प्रॉब्लम को आप इसको पॉलिटिकल रंग देना कि जी इस वजह से नहीं हुआ, इस वजह से जांच नहीं हुई, मैं समझती हूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट अपनी विजडम में, अगर धनेंद्र साहब ये बातें कह रहे थे और सवाल उठा रहे थे तो उसमें सियासत नजर आ रही थी, लेकिन अर्चना पाठक जी इसमें किस तरह की सियासत तलाशेंगी? वो एक तरफ सपोर्ट भी कर रही है, लेकिन कह रही है कि शुरू में कहीं ना कहीं जिस तरह से रणवीर शर्मा जी ने बातें कही कि शुरू में इंटरफेयर किया गया। आप सुनिए, जो मैंने बोला वही नजीब की अर्चना जी ने तो ये कहा है कि आम आदमी पार्टी को इसका और नहीं आना चाहिए था। आपने तो सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि चलो इंडिया गेट चलो पर भी सवाल नहीं, बात पर क्या कहेंगे? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ रणवीर जी अगर आप पुलिस पे, रणवीर जी अगर आप पुलिस पे प्रश्न उठा रहे हैं तो रणवीर जी मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ यहाँ पे, आज अगर अपने ही सुन लीजिए, आपसे नहीं बोल रणवीर जी, रणवीर जी से आप इनको चुप कराइए पहले। रणवीर जी
रणवीर जी से एक प्रश्न मैं जो कह रहा हूँ मैं आपके पास आ भी नहीं पा रहा, सवाल पूछने का मौका नहीं दे रहा, आप बीच में रणवीर जी अगर आप अपने महकमे के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं तो रणवीर जी मैं केवल एक प्रश्न बोलना भी गुनाह हो गया क्या? डॉक्टर दीपिका, रणवीर जी सच बोलने तो वो भी गुनाह हो गया, और गुनाह हो गया इस लेवल से सच बोलना भी गुनाह हो गया। जितने भी अगर रणवीर जी डिपार्टमेंट में रहे, मैं चाहूंगा आप प्लीज थोड़ा सा ऐसी बात नहीं, आप सरबाना और मन करते ना, एक एक करके आते हैं, ठीक है? देखा के बोलते जा रहे हैं। अरे मैं क्या कह रहा हूँ? रणवीर जी से मैं बार-बार इंटरफेरेंस आ रहा है ना, हर चीज में इंटरफेरेंस ठीक नहीं है। आप देखिए कहीं ना कहीं मैसेज भी लोगों पे गलत जा रहा है कि आप बोलने नहीं दे रहे हैं। दीपिका जी का जवाब ब्रेक पर जाना है। दीपिका मैं बड़ी सभ्यता के साथ सवाल आ जाए पूरा, क्योंकि इतनी सीनियर पोजीशन से रिटायर हुए हैं, आज जितने के अफसर है, लेकिन शायद उन्होंने कहीं झेला है वो प्रेशर, उनकी तालीम से दिक्कत आई है, उनकी तालीम से पले बढ़े हैं। तो अगर रणवीर जी अपने महकमे में प्रश्न उठा रहे हैं, जवाब इनसे मांगा जा रहा है ना, दीजिए ना। नहीं, इस प्रश्न जवाब दे लेते हैं जल्दी से शॉर्ट में। आज जो बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, अब जवाब दीपिका मैम, हमारा काम है जनता की रक्षा करना और हमारे पास जो केस आया है उसको ट्रेस करना। मैंने खुद उन चीजों को झेला है कि जैसे ही पुलिस मौके पे जाती है वहां हमारे पास टेलीफोनों के अंबार, हमारे थाने में लोगों की भीड़ आनी शुरू हो जाती है और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम तफ्तीश नहीं कर पाते। ये बात हम कहना चाहते हैं, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट जब ये रहे होंगे किसी तो हरियाणा में संबंध नहीं है। जब हरियाणा के आईजी से जब आप हरियाणा में रहे होंगे तो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, ठीक है, सब जगह रही है। दीपिका जी हमने ठीक है, चलिए हम आएंगे, सबको ब्रेक पर जाना है, हमको ब्रेक पर जाना है। पुराना केस है धनेंद्र जी, ठीक है, देखिए बात यहाँ पर अगर रणवीर जी की आप हिमायत कर रहे हैं, उनके साथ है, तो आप ये भी समझिए कि वो अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहे हैं। और ये हरियाणा में थे ना, तो उस वक्त आपकी गवर्नमेंट थी। लेकिन दीपिका जी आपको भी ये समझना चाहिए कि एक अफसर शाह पर, एक पुलिस ऑफिसर पर कितना दबाव होता है, बहुत ज्यादा दबाव होता है। इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं रणवीर जी, ठीक है। रणवीर जी आप सबके पास आऊंगा, इस बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस प्रेशर पर हम बात नहीं करेंगे। आखिर इस प्रेशर को डील कैसे किया जाए, इससे उबरा कैसे जाए, नजीब जैसे शख्स को, एक तालिबे इल्म को ढूंढा कैसे जाए। सवाल दरअसल ये है, ब्रेक के बाद घर मर जाएंगी, अभी जी नहीं पाएंगे नजीब के बगैर। खुशगुलू आवाज आशिक मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना असर था। पुरकशिश फनकारी और मौसीकी का खूबसूरत अंदाज। ढोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जश्न सूफी के नए दौर का आगाज देखिए पीर से जुमेरात दोपहर 2 बजे सिर्फ जी सलाम पर। इतनी कमाई आखिर किसके बलबूते पर? मेरे सोनालिका ट्रैक्टर के, और भला किसमें है ये दम? सोनालिका ट्रैक्टर, सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। भारत की हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज, सोनालिका ट्रैक्टर हैवी ड्यूटी, जैसे आप। कब्ज, एसिडिटी, गैस, इन सभी समस्याओं का समाधान है आयुर्वेदिक कायम चूर्ण। रात में 1 चम्मच, दिन भर लो मच। हेलो यंग मैन, बाहर बोर्ड नहीं देखा क्या? वही ये पेंशनर क्लब है। जी मैंने भी पेंशन का प्रावधान किया है। मैंने LIC की जीवन अक्षय 6 में निवेश किया है। ये है सिंगल प्रीमियम इमीडिएट एन्युटी प्लान, जिसमें पेंशन भुगतान के 10 ऑप्शंस हैं। और हाँ, चेक
हैंडमेड LIC का जीवन अक्षय 6 पे वंस एंजॉय फॉरएवर। इतनी कमाई आखिर किसके बलबूते पर? मेरे सोनालिका ट्रैक्टर के। और भला किस में है ये दम? सोनालिका ट्रैक्टर, सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। भारत की हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। सोनालिका ट्रैक्टर, हैवी ड्यूटी जैसे आप। कब्ज, एसिडिटी, गैस, इन सभी समस्याओं का समाधान है आयुर्वेदिक कायम चूर्ण। रात में 1 चम्मच दिन भर। अभी जी नहीं पाएंगे नजीब के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। हम बातचीत कर रहे हैं आज नजीब के 1 साल गुमशुदा होने के बाद और क्यों आखिर हाथ खाली हैं पुलिस के, हम उसकी बात कर रहे हैं और इसकर हम तमाम पहलू को समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर नंदिनी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, डिबेट होती है, बातचीत होती है, एक दूसरे पर छिटाकशी होती है, लेकिन हमको ये समझने की जरूरत है कि हमारा जो समाजी ताना बाना है वो क्या है और हमारा सिस्टम काम कैसे करता है। इस सिस्टम में हम ये भी देखते हैं कि तमाम तरह के जो है वो एक नेता की भैंस चोरी हो जाती है, वो मिल जाती है, लेकिन एक मां का बेटा गायब होता है, वो नहीं मिलता है। देखिए, सिस्टम में अच्छा बुरा दोनों ही होता है। सिस्टम के हेल्प से कई बार खोए हुए बच्चे, खोए हुए लोग मिल भी गए हैं, ऐसी बात नहीं है, और कई बार बहुत सारे लोग गायब वही तो हो कह रहा हूं गए कि हैं। नेताजी की भैंस मिल जाती है लेकिन एक मां का बेटा नहीं मिल रहा है। कहां फेल्योरिटी है? क्या आप वही पॉलिटिक्स देखती हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखती हैं, दबाव देखती हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो पुलिस महकमा है या एजेंसी है उसको काम करने में कहीं ना कहीं कुव्वत इरादी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेता की भैंस ही मिलती है। जो जो आम नागरिक हैं उनके साथ भी कई बार न्याय हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, उनके खोए हुए लोग नहीं मिले, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। यही बात मैंने पहले भी कही थी कि जब एक आम आदमी जाता है अपने FIR कराने के लिए तो उसको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। उस कंटेक्स्ट में मैंने कहा था कि ये जो मीडिया में या फिर इसके ऊपर जितनी भी बहस हो रही है या फिर इसका जो कवरेज है या इसको तरह तरह का जो रंग दिया जा रहा है, शायद ये इतना बुरा नहीं है। हो सकता है इसकी वजह से भी इस केस को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिले और शायद इसको हल करने की और ज्यादा प्रेशर बने। ठीक है, रणवीर सिंह जी ने जो बातें कही हैं, रणवीर शर्मा जी ने, उनकी क्या आपको लगता है कि वो बुनियादी परेशानियां आती हैं? और हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर अभी जो मामला है, आप ठीक है सोशल एस्पेक्ट को रख रही हैं सामने, वो बहुत जरूरी है, लेकिन क्या हम ये माने कि नहीं पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, CBI बहुत अच्छा काम कर रही है और फिर भी नजीब नहीं मिला? बहुत टेढ़ा केस है। देखिए, मैं पुलिस पे सवाल नहीं उठा सकती हूँ क्योंकि मैंने कहा, जैसा पहले भी कहा मैंने, कि ऐसा नहीं है कि पुलिस ने केसेस सॉल्व नहीं किए हैं। ऐसा नहीं है, पुलिस ने केसेस सॉल्व किए हैं। स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखेंगे तो हाँ, डेफिनेटली अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सॉल्व नहीं हो पाई है, बट एट द सेम टाइम देयर आर सक्सेस ऑल्सो, सक्सेस स्टोरीज ऑल्सो। मेन चीज हम कहना चाह रहे हैं, एक जब भी कोई तफ्तीश होती है उसमें सामाजिक सहयोग की बहुत जोरदार जरूरत है, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो, चाहे वो दोस्तों की तरफ से हो, चाहे एडवोकेट की तरफ से हो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, देखिए अभी जो है ना, आज अगर हम देखें कि CBI दफ्तर के बाहर जाकर के जो तमाम स्टूडेंट्स हैं JNU के, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, मुजाहिरा कर रहे हैं, उनकी बहुत छोटी छोटी मांग है। वो कह रहे हैं कि जो 9 स्टूडेंट्स हैं जिससे नजीब का झगड़ा हुआ, उनकी कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेज रिकॉर्ड्स खंगाली जाए। वो आज भी इसका मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको नहीं खंगाला गया, इसको छोड़ दिया गया। एक पॉइंट, अभी तक भी नहीं ऐसा हुआ। उसके अलावा JNU स्टूडेंट्स यूनियन की जो प्रेसिडेंट है गीता कुमारी, वो कह रही है कि शुरुआती महीने में जो जांच थी उसको डिले किया गया, कहीं ना कहीं उस लीनियंसी बरती गई, वो बर्बाद कर दिए गए शुरू के जो सबूत थे। हमलावर जो थे उनके लाई डिटेक्टर टेस्ट में भी बहुत लेट हुआ। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं शुरुआती दौर में जो कहीं ना कहीं खामी की, उसी को आज 1 साल बाद उठाना पड़ रहा है इन लोगों को। देखिए, अगर सही क्यों नहीं, अगर मैं ये जानना चाह रहा हूं, अगर एक बार में, पहली बार में ये कहा जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स, भले वो ABVP से हैं, NSUI से हैं, किसी से भी हो, लेकिन अगर लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, उसके एक दिन बाद 24 घंटे के अंदर एक शख्स गायब हो जाता है, तो प्राइमा फेसी तो उन्हीं से पूछा जाएगा। खान भाई, ये मैडम की जो मांग है बहन की, वो बड़ी सही मांग है
कि जिन आदमियों से झगड़ा हुआ था, जिन बच्चों से झगड़ा हुआ था, ABCD कोई भी हो, उनको पुलिस को तफ्तीश करने में कोई रुकावट किसी भी प्रकार की कहीं से नहीं आनी चाहिए। लेकिन और उनको गलती है, ये गलती है कि उन्होंने उसको पूरी तरह से नहीं किया है। आप बताइए किस तरह से देखती हैं ये जो तमाम बातें हैं और आज 1 साल बाद इस तरह की मांग उठ रही है? डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस सबसे पहली चीज है जो किसी केस को पूरी तरह से खराब कर देती है। एविडेंस अगर नहीं आएगा तो आप बताइए कैसे खोजबीन होएगी। तो शुरुआती दौर में मैं बिल्कुल मानूंगी कि इसमें कहीं ना कहीं रणवीर जी कह रहे हैं कि आज के दौर के हिसाब से काम करना चाहिए, तो लेकिन 9 स्टूडेंट्स के कॉल आप पुलिस की तरफ से सोच के देखिए, हमारी पुलिस फोर्स इतने ज्यादा लोग नहीं है जितने चाहिए। हमारी पॉपुलेशन आप देखिए, जो रेशियो है पुलिस और आम नागरिक, पुलिस वाले जो है JNU कैंपस को खंगालने पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां नहीं मिला ना वो वहां पर। बात तो वही अगर होता तो मिल जाता वो 600 गए। ये डिमांड, ये खान भाई, ये जो डिमांड आप दे रहे हैं, जिनसे लड़ाई हुई, उन बच्चों को क्यों नहीं इंटरोगेट किया गया? जो आप डिमांड, वो किसी से भी हो, ABVP से हो, NSY से हो, ये अभी डिमांड जो बहन जी ने दी है वो डिमांड, ये तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिमांड है। ये तो पुलिस को मुझे लग रहा है 24 घंटे के अंदर निकाल लेनी चाहिए। आप एक बार जिस एजेंसी की हमारी डिमांड है वो इमीडिएटली निकल जाएगी, सारा रिकॉर्ड निकल जाएगा। आपको लगा कि आपको एक बात बताएं, अभी 24 घंटे में ट्रेस हो जानी चाहिए थी। देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मेरी बात सुनिए, बहुत कम है। मेरी बात सुनिए, मैं आपको अभी ये मैटर दिल्ली हाईकोर्ट मॉनिटर कर रही है। CBI रिपोर्ट पेश करेगी दिल्ली हाईकोर्ट के सामने। अब आप ये मत कहिए कि कहीं ना कहीं सियासत हो रही है या कुछ हो रही है। अब जो CBI रिपोर्ट करेगी उसको दिल्ली हाईकोर्ट को जवाब देना पड़ेगा। 3 महीने हो गए, लेकिन CBI को भी काम करते हैं। मैं बिल्कुल 3 महीने से ज्यादा, बिल्कुल 5 महीने। और भी ये पहली डिमांड तो आपके 24 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए। फाइनल कमेंट डॉक्टर दीपिका शर्मा मैं आपसे लेना चाह रहा हूं। देखिए सवाल कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन पर उठ रहे हैं, कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं और बार बार घूम फिर करके एजेंसीज पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या मानेंगे कि आज 1 साल बाद भी इस तरह की कम से कम मांग नहीं करनी चाहिए? कम से कम ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी कि इस तरह की मांग करनी पड़े कि उन 9 स्टूडेंट्स को इंटरोगेट किया जाए, उनके व्हाट्सएप और कॉल रिकॉर्ड्स खंगाली जाए। आराम से देखिए ऐसा है, दिल्ली हाईकोर्ट इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रही है, सुपरवाइज कर रही है। CBI अपनी रिपोर्ट उसको देगी। जिसने भी कोई कोताही बरसी हो या भी कोई इंटरफेरेंस हुआ हो, जिसने भी गलत किया हो, उसको अवश्य सजा मिलेगी। ये तो और हमको अपने न्यायपालिका पे न्यायपालिका पे पूरा के पूरा भरोसा होना चाहिए और इस न्यायपालिका से भरोसा कभी नहीं उठना चाहिए। हमारी जो एजेंसीज हैं, लेकिन सर एजेंसी मैम, लेकिन एजेंसी से भरोसा उठता जा रहा है। नहीं देखिए ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। इस पर कहीं ना कहीं उन्हें भरोसा कायम करना पड़ेगा वापस से। देखिए ऐसा है कि अगर कहीं पे कोताही बरती गई है तो वहाँ पे उसको सजा अवश्य मिलेगी। चलिए ठीक है, इतना ही वक्त है, इतना ही वक्त है। अब इस पर हम बातचीत आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अफसोस के साथ यही कहना पड़ेगा कि पहली जो है वो अनसुलझी है और ये नहीं जानते हम कि आने वाले वक्त में नजीब कब मिलेगा। 1 महीना, 2 महीना या फिर अगले साल हम फिर इसी तरह बैठेंगे और बात करेंगे कि नजीब को गायब हुए 2 साल हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं एजेंसीज के काम करने के तरीके को लेकर के सवाल जो उठ रहे हैं उस पर गौर करने की जरूरत है। हमने ये देखा है कि जहां एक तरफ आरुषि मर्डर केस सबसे बड़ी मिस्ट्री है, तो उसके पीछे भी वजह यही है कि शुरुआती तफ्तीश में कहीं ना कहीं बहुत लापरवाहियां हुई। क्या इस मामले में भी ऐसा हुआ है और इसी वजह से नजीब नहीं मिल पा रहा है? यह भी सवाल है जिसका हल तलाशना होगा। आज का मुद्दा में बस इतना ही। अभी तुम्हारे बगैर मर जाएंगी, अभी जी नहीं पा